नेक्स्ट इज़ फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हमने एक्सप्लेन किया तो हमने क्या देखा, जो हमारी लाइट रेडिएशंस हैं उनका नेचर क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है, बल्कि वेव नेचर नहीं होता। तो वेव नेचर थ्योरी जो दी थी हमारी, ठीक है, वो हाइगन्स ने वो कहाँ पे फेल हो गई, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनसे स्टडी करेंगे, ठीक है। हाइगन्स ने क्या बताया था, हमारा जो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हमारी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो यानी इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, हम उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है तो दैट मीन्स फर्दर एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। जिसका मतलब क्या हुआ आपका, अगर एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, मींस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। और हमने क्या देखा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज़ होने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फोटोन है, अब इस केस में उसकी डिफरेंट एनर्जी है, ठीक है। बट हमने क्या देखा कि फोटोन पार्टिकल के केस में फोटोन की एनर्जी क्या होनी चाहिए, हमारी सेम होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो इजेक्शन के बाद एनर्जी होती है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। बट जो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो तो मैक्सिमम ही रहेगी ना, अगर ये सेम आ रही हैं हमारी, ठीक है। बट इस केस में ये क्या कहता है, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज़ करोगे तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से ये वाली एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जो हमारी रेडिएटिंग एनर्जी है, अगर ये इंक्रीज़ हो गई तो दैट मीन्स के मैक्सिमम इंक्रीज़ हो गया यहाँ से हमारा, ठीक है, के मैक्सिमम इंक्रीज़ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गई हमारी इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि हमने पार्टिकल, ये जो पार्टिकल नेचर था, इस केस में हमने क्या देखा था कि हमारा जो आई है, इंटेंसिटी है, वो एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती। अभी हमने ग्राफ से स्टडी किया कि के मैक्सिमम और आपका इंटेंसिटी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, तो इसलिए इक्वेशन क्या हो गई थी, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। इसीलिए जो आपका फर्स्ट पॉइंट है इस इक्वेशन से, ठीक है, कि आपके जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और जो मींस जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है और जो आई है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। बट इन्होंने क्या कहा था हाइगन्स ने कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी इंक्रीज़ करते जाओगे आपकी एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गई दोनों इक्वेशंस, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला, अब हमने क्या देखा यहाँ से, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। मींस अगर आपने एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, न्यू नॉट, इससे ऊपर ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करनी स्टार्ट कर दी तो हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाएगा, चाहे इंटेंसिटी सेम ही क्यों ना रहे या इंटेंसिटी को बढ़ाते रहो, तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स म्यू और इंटेंसिटी भी हमने ग्राफ से देखी, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। बट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला था कि अगर आप, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक, अगर आपका एमिशन पॉसिबल ही तभी है मेटल के सरफेस के ऊपर से, ठीक है, वो क्या करता है, सारी फ्रीक्वेंसी से वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है, ठीक है, प्रोवाइडेड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एनर्जी। ये तो क्या कहता है कि फ्रीक्वेंसी कोई भी हो, ठीक है, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, वो इजेक्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन को, बट हमारी इंटेंसिटी सफिशिएंट होनी चाहिए, कि मीन्स सफिशिएंट इंटेंसिटी पे वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना चाहिए, जो कि बिल्कुल अपोजिट था। इन्होंने क्या कहा था, इंटेंसिटी की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, बट हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर होनी चाहिए। यहाँ भी ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, व्हेन द वेव ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस द एनर्जी ऑफ द वेव ऑफ लाइट विल नॉट गो टू अ पर्टिकुलर electron in metal but will be distributed to all the electrons present in the illuminated portion of the metal surface। अब ये metal surface है, लाइट रेडिएशन आई, ये क्या कहता है, किसी एक पर्टिकुलर के पास नहीं जाएगा, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पास नहीं जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा ये पूरी मेटल सरफेस के ऊपर से, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कई बार कुछ टाइम ले लेगा, ठीक है, एनर्जी को एक्यूमुलेट करने में या फिर उसके एमिशन में, ठीक है। अब ये भी क्या था, अगेंस्ट था, जो हमने किस केस में पढ़ा, हमारा फोटोन के केस में पढ़ा, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को जाके निकालता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को जाके इमीडिएटली निकाल देता है, ठीक है। बट इस केस में इन्होंने क्या किया, रेडिएशंस आई, पहले स्प्रेड हुई तो जाके एमिशन हुआ, तो दैट मीन्स इट टेक सम टाइम। बट इस केस में हमने क्या देखा था कि ये टाइम नहीं लेता, इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन को जैसे ही आई, इलेक्ट्रॉन को उसने उसमें से इजेक्ट कर दिया। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स थे जिन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ से डाइफ्रैक्शन था आपका, पोलराइजेशन था, चाहे इंटरफेरेंस था। इस केस में हमने क्या देखा कि जो हमारी वेव्स आती हैं
वो कैसी नेचर की होती हैं, वेव नेचर की होती हैं। बट जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट देखा, इस केस में हमने क्या देखा, जो हमारी वेव्स आती हैं वो पार्टिकल नेचर की होती हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या देखा कि हम एक सिंगल फोटोन लेके आते हैं, हमारा मेटल सरफेस है, ठीक है, सिंगल फोटोन है आपका, ठीक है। ये क्या हुआ, रेडिएशन है, हमारे पास रेडिएशन आई, मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक किया और इसने उसी टाइम क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, मीन्स इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस के ऊपर से बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये जो अभी एमिटेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, कुछ एनर्जी होगी जो इंसिडेंट फोटोन की थी, उसका कुछ पार्ट होगा, क्योंकि कुछ पार्ट तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने में यानी वर्क फंक्शन में निकल गया और बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी। बट कॉम्पटन इफेक्ट क्या कहता है, आपका एक एक्सरे फोटोन आता है, ठीक है। इस केस में आपका एक्सरे फोटोन मेटल के सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। उस केस में जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपकी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन आया था, ये क्या करता है, रिकॉइल कर लेता है, उसी पाथ पे ही वापस जाता है। मीन्स जो आपका फोटोन जिस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगा वो उसी पाथ में रिट्रेस कर जाएंगे, ठीक है। तो ये किसने आपको बताया था, ये हमारा कॉम्पटन इफेक्ट में आया था, ठीक है। अब इट इज़ क्लियर दैट ए पार्टिकल इज कोलाइडिंग अगेंस्ट अनदर पार्टिकल। अब इन दोनों से हमारे पास क्या प्रूफ आया कि एक पार्टिकल आया, उसने नॉकआउट किया दूसरे पार्टिकल को और बाहर निकल गया, ठीक है। एक सिंगल पार्टिकल सिंगल इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। अब तक हम यही पढ़ रहे, तो दैट मीन्स हमने यहाँ से क्या प्रूफ किया कि जो हमारी लाइट रेडिएशंस हैं वो पार्टिकल नेचर की तरह भी बिहेव करती हैं, मीन्स वेव नेचर की तरह तो हमने पढ़ा ही था, इंटरफेरेंस हो गया, स्कैटरिंग हो गया, ठीक है, इन सब के केसेस में। बट इस केस में हमने क्या देखा कि वेव नेचर पार्टिकल नेचर भी शो करती हैं। तो अब यहाँ से हमने क्या देखा कि जो हमारी रेडिएशंस है वो दोनों नेचर शो करती हैं, पार्टिकल नेचर भी शो करेगी और वेव नेचर भी शो करेगी, डिपेंड अपॉन द एक्सपेरिमेंट, हम कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस केस में उसी अकॉर्डिंग वो बिहेव करती है, ठीक है। अब जैसे इंटरफेरेंस, डायफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, ये सब फिनोमिना पढ़े थे, तो इस केस में तो क्या है, हमारा वेव नेचर शो करती है। बट जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, अभी कॉम्पटन इफेक्ट देखा, इस केस में ये कैसे शो करेगी, हमारे पार्टिकल नेचर की तरह शो करेगी। बट अब कुछ हमारे एक ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जैसे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ये दोनों नेचर शो कर सकती है इस केस में, या तो वेव नेचर भी या पार्टिकल नेचर भी, ठीक है। डिपेंड करता है कि क्या नेचर शो करती है, ये या तो वेव नेचर शो करती है या पार्टिकल नेचर शो करती है। तो मीन्स अब इससे क्या प्रूफ हो गया हमारा, जो हमारी रेडिएशंस हैं वो दोनों टाइप की हो सकती है, या तो वेव नेचर की भी हो सकती हैं और पार्टिकल नेचर की भी हो सकती हैं।